Namaskar Anil ji. नमस्कार। Welcome to Jam with Sam, and this is the 20th episode of Thin. Now people have to forgive my bad Hindi, but he's going to speak in Shuddh Hindi. I'm going to speak in, like I can say, Anshuddh Hindi. नहीं, Anshuddh Hindi. मुंबई वा हिंदी. ठीक है. आपका फेसबुक का मैं देख के थक गया, क्योंकि मैं करीब 12 बजे तक डाउनलोड करा था जीना जी का और आपका, तो कंटिन्यूस चल रहा था RTI. आई थिंक दिन का एटलीस्ट एक तो पेपर में आपका नाम था उसमें, तो फिर मैं जितना था मैं डाला वहाँ पे. आप माफ़ करना कि उससे ज़्यादा नहीं डाला मैंने. ओके, आप बताओ आपका स्कूल कहाँ पे, क्या कॉलेज कहाँ पे, क्या आप मुंबई से हैं? बेसिकली मैं मुंबई के साकीना का जो इलाका है, मैं आज भी स्लम में रहता हूँ, क्योंकि जब मैंने RTI को जब चूज़ किया मिशन के तौर पर, मैंने पहले सबसे सोचा कि पहले स्वयं सही रहे, क्योंकि हम जब दूसरे को उपदेश देंगे तो पहले अपने को अपनी जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, स्टाइल ऑफ लिविंग है, जितना अपना लो प्रोफाइल रखेंगे तो उससे हम लोगों को कुछ बता सकते हैं. क्योंकि जब भी हम किसी नेताओं पर या किसी लोगों पर हम उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां अपने पास होती है. तो सबसे पहले हमें इतना प्योर होना चाहिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अपनी अपनी जो पावर होती है वो हमारे में आनी चाहिए. तो मैं बेसिकली मेरा एजुकेशन म्यूनसिपलिटी स्कूल में हुआ. उसके बाद मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स BA का कंप्लीशन किया. लेकिन घर में ज़्यादा लोगों की स्थिति ठीक नहीं थी, पढ़ाई करनी थी, मुझे लीगल एडवोकेट बनना था और कुछ चीज़ें करनी थी, मगर इतना साउंडली हम लोग आर्थिक तौर पर इतने मजबूत नहीं थे. तो मैंने फिर जर्नलिज्म में हिस्सा लिया. तो मैंने जनसत्ता, नवभारत टाइम्स से कई सारे हिंदी जो बड़े बड़े अखबार थे मुंबई से जो प्रकाशित होते हैं टाइम्स ग्रुप के, उसमें मैंने फ्रीलांसिंग काम किया. बाद में मैंने दिल्ली पब्लिकेशन में जो सबसे बड़ी मैगजीन सरिता, गृहशोभिका, सरस सलीम, उसमें काफ़ी 20 ईयर्स से मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ और उसमें काफ़ी अच्छा मुझे पैसा भी मिलता है. बाद में जब मैंने देखा कि मुंबई में जो मीडिया हाउस अलग अलग काम करती है, तो कहीं ना कहीं तो हर एक का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है. हर कंपनी का अपना अलग इंटरेस्ट है. हर एक व्यक्ति नहीं तो हर एक कंपनी किसी पार्टी से जुड़ी हुई है. तो मैंने मेरा खुद का पब्लिकेशन शुरू किया. छोटा सा है, अग्निशिला, जो 13 साल से मुंबई में हम उसको प्रकाशित कर रहे हैं. तो जो इश्यू हम बड़े अखबारों में प्रकाशित नहीं कर पाते, चाहे उसके अलग अलग एंगल्स होते हैं, कई बार उनका जो एक कंपनी का जो एक पॉलिसी होती है उसके तहत, तो हमारे मैगजीन में पुटअप करते हैं. तो बाद में जब 2002 में सबसे बड़ा आपने सुना होगा मुंबई एयरपोर्ट, जब भी आप मुंबई एयरपोर्ट उतरते हैं तो कई बार प्लेन आकाश में ही 2 से 4 मिनट 10 मिनट घूमते रहता है, बिकॉज ऑफ स्लम. वहाँ पर काफ़ी स्लम था. तो 1998 में जब हमने फॉलोअप किया कि ये स्लम क्यों नहीं हटाया जाए, इसका डेवलपमेंट कैसा किया जाए, उन्हें कैसा रिहैब किया जाए, तो 1998 में एविएशन मिनिस्टर थे शरद यादव, उनसे मैं पर्सनली मिला. मतलब छोटी सी उम्र में भी हम बड़े से बड़े नेताओं को मिलने में, उनसे सवाल पूछने में हमने कभी हिचक महसूस नहीं की, क्योंकि वो हमारे वजह से है. क्योंकि जो नेता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे मेयर हो, चाहे नगर सेवक हो, MLA हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो हमारे वोट की वजह से है. तो हम लोग उन्हें कहाँ भी पूछ लेते थे. तो 1998 में जब एविएशन का जब रिहैब शुरू हुआ, तब 2160 हर्ट्स को डिंडोसी में रिहैब किया, लेकिन उसके बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था. तो जब हमने जानकारी मांगी RTI से, तो पता चला कि लोग फिर आके वहाँ बस गए पॉलिटिशियन की मदद से. तो हमने हमारा जो एक स्ट्रगल शुरू किया. सबसे पहले मैंने मुंबई हाईकोर्ट में एक पिटिशन दायर किया, उसमें हमें सक्सेस मिला. 3 से 4 साल लगे. उसके बाद वहाँ का रिहैब हो. आज भी जब आप सुनते हो कि एयरपोर्ट रिहैब होने वाला है, तो ये 1998 की जो पुरानी पॉलिसी थी, जब NDA की गवर्नमेंट इस राज्य में थी, तो मैंने सोचा कि जर्नलिज्म तो मैं कर रहा हूँ, मगर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, क्योंकि 2002 तक ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि किसी को भी कोई भी जानकारी कोई दे सकता है. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट महाराष्ट्र में 2002 में आया. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में उसे लीगल उसको एक पायजामा पहना है. तो उसके पहले 3 साल काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर तभी पॉलिसी अलग थी, इन्फॉर्मेशन लेने का जो एक स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग था. लेकिन हमने स्ट्रगल करते 3 साल. उसके बाद एक अभी 2005 में जब निश्चित तौर पर UPA गवर्नमेंट, क्योंकि आज हम कांग्रेस को गाली देते हैं, BJP की बड़ाई करते हैं, हर पार्टी का अलग अलग एंगल होता है, मगर RTI जो इस देश में लाने वाले कांग्रेस पार्टी थी, UPA गवर्नमेंट थी, और निश्चित तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे. मैं मेरे हर एक स्पीच में बोलता हूँ
ठीक है, कांग्रेस के कुछ स्कैम थे, कुछ उनकी खामियां थी, मगर जो बेसिकली जो राइट टू इन्फॉर्मेशन इस देश में लाने की वजह से भले ही सबसे पहला उनका ही भंडाफोड़ हो गया, लेकिन लाने की उन्होंने जो हिम्मत दिखाई उसकी वजह से आज एक मुंबई हो या देश का कोई भी नागरिक हो, वो अधिकार के साथ किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकता है, मांग सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर चाहे वो मुंबई का विकास हो या राज्य का विकास हो या राष्ट्र का विकास कर सकता है। तो बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन ये आज हर एक नागरिक की ताकत बन चुकी है, क्योंकि लोग डरते हैं कि मेरा जो स्कैम है, अगर मैंने कोई गलती की तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कोई भी बंदा आरटीआई से जानकारी निकालेंगे और मेरा बैंड बच जाएगा। तो एक डर जो पैदा हुआ है 10 सालों में, निश्चित तौर पर उसमें कई सारे खामियां हैं और सारा डेवलपमेंट करना है, मगर एक डर अभी प्रशासन में, जो अफसरशाही में और नेताओं में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तो आज कंट्रोल की स्थिति पैदा हो चुकी है, एक रास्ता बन चुका है। अब इसे कितना आगे लेके जाना है ये आगे की बात है। ओके, आरटीआई कैसा यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग सोचते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी आदमी यूज़ कर सकता है आरटीआई। जो भारत में जो भारत का नागरिक होता है, क्योंकि जो डेफिनेशन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे कोई भी फाइल की जानकारी हो या किसी भी इशू की जानकारी हो तो सादे पेपर में भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। सिर्फ उसे आपको एक 10 रुपये की फ़ीस लगानी पड़ती है, जैसे महाराष्ट्र में 10 रुपये है, गुजरात में 20 रुपीज़ है, यूपी में 25 रुपीज़ है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग फ़ीस है। झारखंड में तो 100 रुपीज़ कर दी है, यानी कहीं ना कहीं तो महाराष्ट्र हमारा कुछ तो ठीक है बाकी राज्यों की तुलना में। तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन में हर एक चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, मगर कई बार क्या होता है कि जब आप इन्फॉर्मेशन लेते हो तो आपको बेसिकली उस इन्फॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए कि आप किस जानकारी किस उसकी ले रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एप्लीकेशन करते हैं तो एप्लीकेशन का जो मीनिंग उस ऑफिसर को पता नहीं चलता है। जैसे अभी बीच में कई लोगों ने ये भी इन्फॉर्मेशन मांगी कि सोनिया गांधी सुबह उठ के क्या खाती है, क्या पीती है, तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। कई लोग इसको हटने को मजाक भी करते हैं। बेसिकली जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हो, चाहे किसी पॉलिटिकल, जैसा भी हमने हेमा मालिनी का मामला हाल ही में इसका भंडाफोड़ किया था कि उन्हें कितने सस्ते में ज़मीन दे रहे 70,000 रुपये में, इस तरह की चीज़ें आप निकालेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार पर भी दबाव बनता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें ज़मीन दी, मगर हमारे प्रेशर के बाद, सभी नागरिकों के प्रेशर के बाद, कल आपने सुना होगा कि कैबिनेट में एक नोट पास हुआ और ये पॉलिसी को चेंज करने के लिए 35 साल लगे। 35 साल का जो पुराना कानून था वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक एप्लीकेशन की वजह से, एक भंडाफोड़ की वजह से आज चेंजिंग हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा, मगर तो 70,000 के बजाय गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ऐसे कई सारे इश्यूज़ हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर आपने सही जगह पर उसे एप्लीकेशन किया, इन्फॉर्मेशन आपने सही निकाली और उसका सही इस्तेमाल किया, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि मुंबई हो या देश हो, लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, मगर आप वो इन्फॉर्मेशन लेकर आपके घर में तो नहीं रख सकते, उसको म्यूजियम तो नहीं बनाना है आपको। तो मैं खासकर जब भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को लेटर लिखता हूँ कि हमने आरटीआई में इन्फॉर्मेशन निकाली है। जबकि आरटीआई में ये भी एक प्रावधान है कि जो भी इन्फॉर्मेशन कोई भी बंदा मांगता है आपसे और उसमें कोई खामी है तो डिपार्टमेंट को खुद ब खुद कार्रवाई करनी चाहिए, मगर भारत में आज तक ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खुद ही व्यक्ति अपने पर कार्रवाई क्यों कैसे कर सकता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको डिपार्टमेंट में उस मिनिस्टर के पास अगर आप एप्लीकेशन करते हो, आपका वक्त जाता है, आपको समय लगता है। जब आपको कुछ चेंजिंग करनी है तो आपको अपना समय देना पड़ेगा, थोड़ा आपके पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। उसके वजह से डिपार्टमेंट और जो मिनिस्टर होते हैं उन्हें पता चलता है कि उसे पता होता है कि इसमें खामियां हैं, मगर जब वो ऑन दी पेपर आ जाता है, रिकॉर्ड पर आ जाता है, तो उसे दिखावे के लिए या आने वाले चुनाव में कुछ बताने के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है। जैसे अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वो जीआर को स्क्रैप किया और नया जीआर ला रहे। तो इस तरह से अगर आप फॉलोअप करेंगे, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे आरटीआई का हो, चाहे कोई भी समस्या का हो, फॉलोअप करना आवश्यकता है और उसके लिए आपको संयम की आवश्यकता है, थोड़ा आपको समय देने की आवश्यकता है और कई बार तकलीफ भी होती है। परेशानी को उठाने के लिए आपको सक्षम होना चाहिए। आपका आरटीआई का सबसे बेस्ट रिजल्ट कौन सा मिला? मतलब आप बोलते हैं यार इतना साल में ये सबसे बेस्ट मेरा आरटीआई इतना मतलब फ़ायदा हुआ? नहीं, क्योंकि मैं भी जब भी कोई मैं आरटीआई डालता हूँ कोई फ़ायदा नुकसान सोचता नहीं। मतलब इसमें बहुत फ़ायदा हुआ, सब देश के लिए फ़ायदा हुआ।
जैसे अभी हाल ही में जो हेमा मालिनी का मामला हुआ, पहले लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। बोले हेमा मालिनी है, एक्ट्रेस है, ठीक है, हम लोग कला का सम्मान करते हैं। मैंने टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में भी यही कहा कि हेमा मालिनी को आप 10 प्लॉट और दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो जो पैसा आप ले रहे हो वाजिब लीजिए, क्योंकि 70,000 रुपये में आप 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट दे रहे हो, उसमें झोपड़ा भी मुंबई में नहीं आता। तो हमारा इतना ही कहना था कि वाजिब आप दाम लगाएंगे तो लेने वाले को भी ठीक लगेगा और जनता को भी अच्छा लगेगा कि कुछ आप दे रहे हो। तो हमने जब RTI निकालने के बाद फॉलोअप किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लेने के बाद परसों GR चेंज हुआ। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा मन में अच्छा लगता है कि हम जो कर रहे हैं तो राज्य की जो तिजोरी है उसमें पैसा जमा हो रहा है। इसके अलावा जब हमने अलग अलग जो, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि स्कूल और कॉलेजेस में जब अटेंडेंस नहीं होती तो आपको एग्ज़ाम बैठने नहीं देते, मगर मंत्रियों को ये कोई कानून नहीं था। मैंने 3 साल पहले सभी मंत्रियों की अटेंडेंस शीट मंगाई, कौन कौन मंत्री कितनी बार अटेंड होता है, हमने पूरा उसको चार्ट बना के उसको एक्सपोज किया। तो उसके बाद 100% अटेंडेंस वहाँ शुरू हुई। तो हमारा कहना इतना ही था कि आप चुनकर गए हो, आप मंत्री बने हो, आप बंगले की सुविधा ले रहे हो, गाड़ी की सुविधा ले रहे हो, हमारा पैसा है, तो आप कम से कम ईमानदारी से जाके वो मंत्रिमंडल की बैठक में तो अटेंड होना चाहिए आपको। तो हमने 3 सारे मूवमेंट चलाने के बाद आज कहीं जाकर 100% रिजल्ट उधर आ रहा है। तो ऐसे कई सारे इश्यूज़ है, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, लेकिन आप जब RTI करोगे, उसका फॉलोअप करोगे, और निश्चित तौर पर मीडिया का भी इसमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, मीडिया उसे बड़े पैमाने पर एक्सपोज करती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो उनके भीतर से शर्म लगती है कि मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरा परिवार क्या कहेगा, और मेरे दूर के रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो जो शर्म नाम की चीज़ होती है वही इंसान को बदलती है। और आज महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं तो RTI की वजह से कंट्रोल उस पर होता दिख रहा है, और कहीं ना तो इसका लाभ जनता को मिल रहा है। ओके, कोई RTI हुआ जिसका रिजल्ट नहीं आया, कि अब कुछ उसका एक्शन नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ RTI? एक 2-4 मेरे ऐसे RTI थी, लेकिन अफसोस है मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, और जिनके खिलाफ मैंने RTI डाली थी तो उनका देहांत हो गया, और वो काफ़ी बड़ा इशू था जो मुंबई की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब उस व्यक्ति का देहांत हुआ तो उनकी बदनामी करना मैंने मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने उस चैप्टर को क्लोज किया। मगर वो RTI इतनी पावरफुल थी कि उस व्यक्ति को भी पता चला कि मेरे खिलाफ RTI लग गई है, और मेरी जो बदनामी बहुत बड़े पैमाने पर होगी। तो कई बार क्या होता है कि हमें प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ता है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने देश की सुरक्षा को भी लेकर कुछ ना कुछ दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। हम पब्लिसिटी के लिए या चमकने के लिए कुछ ऐसी चीज़ मार्केट में लाएंगे, निश्चित तौर पर मीडिया उसे पब्लिश करेगा, मगर उससे हमारे देश को अगर कुछ खतरा महसूस होता है, देश की बदनामी होती है, तो ऐसे RTI से मैं बचता हूँ। तो ऐसे 2 वाक़ियात है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, और दूसरी RTI मैंने जानबूझ के उसे क्लोज कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से मेरे देश का नुकसान हो, मेरे देश की बदनामी हो। कई सारी चीज़ें होती है जो बड़े लेवल पर होती है, नेता लोग और पार्टियाँ उसमें गलतियाँ कर देती है पैसे के लिए, और उसके वजह से आने वाले दिनों में या भविष्य में हर व्यक्ति कहेगा कि हिंदुस्तान में ये चीज़ें होती थी, ऐसे ऐसे RTI से एक्सपोज हुआ है। तो कई चीज़ें हमने छोड़ दी है जो राष्ट्र के मतलब बदनामी से जुड़ा हुआ मामला। आपने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ा नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टी का अपने RTI क्या है, कि आपका लाइफ के ऊपर कुछ थ्रेट या कुछ ये नहीं हुआ अभी तक? नहीं, मतलब ईश्वर की मतलब ये कृपा है कि अभी तक मुझे किसी ने थ्रेट नहीं दिया। एक व्यक्ति ने बीच में थ्रेट देने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मौत हो गई। तो क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि अगर आप अच्छा काम करोगे, अगर आप जब भी कोई काम करोगे, अगर आप में ईमानदारी हो, तो ईश्वर भी आपके साथ में होता है। अगर आपने कुछ पैसे के लिए या कुछ अपने पर्सनल एजेंडे के लिए अगर RTI या कोई भी चीज़ की, तो ईश्वर भी आपके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि हम लोग ईश्वर को मानने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी सबसे बड़ा अपनी सुरक्षा है। अगर आप ईमानदार हो तो आपको कोई भी टच नहीं कर सकता है। अगर आपने जिस दिन ईमानदारी छोड़ी तो आप पर खतरा ही खतरा हो सकता है। कोई आइसक्रीम वाला के ऊपर RTI करने वाला भी है। तो आप ये सब आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जैसा मैंने कहा कि जैसा मेरी खुद की मैगजीन अग्निशिला, मुझे 10 to 15,000 रुपीज़ पर मंथ आ जाता। आर्टिकल लिखता हूँ उसमें भी 10-20,000 रुपीज़, 35,000 रुपीज़ इनफ है। और मुझे कोई शौक नहीं है। हम लोग शाम को सीधा 8 बजे घर पहुँच जाते हैं, तो दाल चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये जो एक नारा है हम लोगों ने उससे अपनाया है।
थोड़ी तकलीफ होती है। कई बार लोग बोलते हैं कि आप चाहेंगे तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे एक मुख्यमंत्री थे, इनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जब उनको हमने एक्सपोज किया तो मुझे 5 करोड़ का ऑफर आ गया था और कहा कि जो भी काम आपका करेंगे। तो मैंने सवाल किया कि भाई पैसा कहाँ रखेंगे, हम लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, पैसा अगर आएगा तो उसे रखने के लिए भी आपके पास जगह होनी चाहिए। हमारे पास जगह नहीं है, जब जगह बनेगी तब आपको हम निश्चित फ़ोन करेंगे। तो कई बार मतलब मुझे तो अफसोस नहीं होता है, मगर मेरे परिवार वाले हैं, बाद में जो मेरे रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि आपकी इतनी पहुँच है, आपको सब लोग डरते हैं, तब हमारा काम नहीं करते। अगर कोई गलत काम है तो मैं निश्चित तौर पर फ़ोन नहीं करता हूँ, गलत ही होता है। अगर किसी को अगर कोई जानबूझकर तकलीफ देता है और वो रिकॉर्ड पर है तो हम फ़ोन करते हैं। जैसे मुंबई शहर में नायर हॉस्पिटल हो, साइन हॉस्पिटल हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं। हमारे फ़ोन के ऊपर कईयों के ऑपरेशन होते हैं। बीच में अपने पढ़ा हुआ कि आफ्ताब नाम का एक लड़का था 4 साल का, उसका 1 साल से ऑपरेशन नहीं हो रहा था। तो जब मेरे पास रात को आया तो मुझे उसकी पूरी परिस्थिति देख के मुझे भी रोना आया कि इतना कैसे हो सकता है गलत। तो मैंने रात को दिल्ली में जो गहलोत नाम के जो मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, फिर रात को मैंने 10 बजे कॉल किया तो भाई साहब सोए थे। तो मैंने उनके पीए को कहा कि भाई सोने का वक्त नहीं है, मोदी जी ने कहा कि उठो और काम करो। तो मैंने मेरा डिटेल्स दिया और मैंने उनको ट्वीट कर दिया। मॉर्निंग उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड दिया और विदिन एक महीने के भीतर उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ और परसों ही गुड न्यूज़ मिली कि वो बच्चा स्कूल में जा रहा है। क्योंकि मुझे क्या मतलब डर था कि अगर वो 1 साल के भीतर अगर उसका ऑपरेशन नहीं होता है तो उसकी मतलब पहले तो उसे सुनने की उसकी क्षमता नहीं थी, उससे फिर बोलने की भी क्षमता उसकी चली जाती। तो कहीं ना कहीं तो ऐसे इश्यूज़ पर जब हम काम करते हैं, कई बार गुस्सा भी आता है सिस्टम पर, मगर हम फॉलोअप करेंगे और परफेक्ट लोगों के पास हम संपर्क करेंगे, काम भी होता है। कई बार तकलीफ होती है, जब भी हम इस तरह के काम लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपका क्या फ़ायदा। भाई साहब हर जगह तो फ़ायदा नहीं होता है। तो ये जो एक ट्रेंड है, जो लोगों में एक एटीट्यूड है, तो जब तक चेंज नहीं होता है तो हमें आरटीआई करनी पड़ेगी। फैंटास्टिक। बहुत सारे लोग मैं सुना है कि आरटीआई यूज़ करते हैं ब्लैकमेल करने के लिए। तो चल मैं आपका आरटीआई निकालते हैं, मेरे को इतना पैसा दे दो ना, क्या ऐसा भी लोग होता है? सही बात कहा आपने कि जैसा पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस है, ऐसा आरटीआई का भी एक नया सेल बन चुका है। जैसे अपने हाथ के 5 उंगलियां हैं, समान नहीं होती। तो लेकिन मेरा तो इसमें एक सवाल है, डरता कौन है? जो चोर होता है, जो गलतियां करता है। जैसा भी हम इस होटल में बैठे हैं, अगर इनके पास बार का लाइसेंस ही नहीं है और ये दारू बेच रहे हैं तो कोई भी इनको आके धमकी दे सकता है, पैसे ले सकता है, फ्री में दारू भी पी सकते हैं। तो मेरा कहना है कि आरटीआई जब आई इस देश में तो उसका मेन उद्देश्य यही था कि आप गलत मत करो। आपने अगर अपने भूतकाल में कोई भी चीज़ गलत की है तो उसे भूल जाए, लेकिन आप वर्तमान में और भविष्य में सही काम करने की कोशिश करें। आपके जो नोटिंग्स को व्यवस्थित रखें, किसी गलत काम को आप सपोर्ट नहीं करें। तो बेसिक जो इसका एजेंडा है आरटीआई का, निश्चित तौर पर आज ब्लैकमेलिंग हो रही है और ऐसे लोगों से ब्लैकमेलिंग हो रही है जिनके पास काला धन है या जो गलत काम करते हैं। तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। जब भी हमारे पास लोग आते हैं, मैंने कम से कम 25-30 लोगों को अरेस्ट करवाया है पुलिस से, लेकिन उसके लिए लोगों को भी डेयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति गलत होगा तो किसकी शिकायत कैसे करेगा। तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है इजी मनी का कि लोग आरटीआई डाल के पैसा कमाते हैं। मगर उसमें भी एक अच्छी बात है कि जब ये लोग पैसा कमाते हैं, लोगों को धमकाते हैं, तो लोग हमारे जैसे लोगों की तारीफ करते हैं कि ये लोग अच्छे हैं जो किसी को धमकाते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं तो रोकने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए और 10 से 15 साल लगेंगे। उसके बाद आपको कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पैसा मांगेगा या वसूली करेगा। जैसा हम देखते हैं कि जैसे हॉस्पिटल्स, जैसा लीलावती हॉस्पिटल हो, हिंदूज हॉस्पिटल हो, बड़े बड़े स्कूल से उन्होंने सभी अपने रूल्स के वायलेशन किए हैं। उनका जो प्लान होता है, प्लान के मुताबिक काम नहीं करते हैं। नीचे जो बेसमेंट होता है उसमें लाइब्रेरी खोल देते हैं। हिंदू जो हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो उसके बेसमेंट में उन्होंने एक अपना ऑफिस बना दिए। तो इट इज़ किल रिकॉर्डिंग है। जैसे अभी अंधेरी में जब आग लगी थी तो सबसे पहला मैंने ही सवाल किया था कमिश्नर से कि उसके पूरे टॉप फ्लोर पर इलीगल स्ट्रक्चर कैसे आए। क्योंकि जब भी कोई भी बिल्डिंग बनती है, जो उसकी जो टेरेस होती है उसके ऊपर जो वाटर की जो टैंक होती है उसके ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं आना चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं होता तो बेचारा अपना जो अग्निशमन का जो जवान था वो मरने से बच जाता। यानी कहीं ना कहीं तो पूरी सिस्टम है, लोग लेने वाले भी जिम्मेदार हैं, बेचने वाले भी जिम्मेदार है,
तो पूरा सिस्टम को बदलने के लिए और थोड़ा वक्त लगेगा। अभी तक ये विसल ब्लोअर का पॉलिसी नहीं आया कि आके एक्टिविस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सारा activist जाके, स्पेशली मुंबई में तो एटलीस्ट इतना नहीं, पर यूपी साइड, बिहार साइड सीधा उड़ा देता है उन लोग को। तो ये कुछ पॉलिसी आने वाला है कि नहीं आने वाला है? अभी ये पॉलिसी मतलब अभी भी अंडर पाइप में है, और मेरे ख्याल से उसमें भी कई सारे प्रोविजंस हैं। जैसा कि हर एक को, जैसा मैं ITI करता हूँ तो मुझे सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें ऐसा एक प्रावधान है कि जब आपको कोई धमकाएगा या आपके खिलाफ कोई मरने की प्लानिंग करेगा, तब आपको सिक्योरिटी मिलेगी। मगर अभी लोगों में थोड़ी मानसिकता बदल चुकी है। लोग फैशन के लिए, जैसे लोकल नगर सेवक और MLA सिक्योरिटी लेते, कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब धमकाने के लिए। कभी होटल में जाएंगे तो जल्दी उसका दरवाज़ा खुल जाता है, VIP में एयरपोर्ट में एंट्री मिलती है। तो इस तरह से भी कुछ IT एक्टिविस्ट में फैशन आ गया कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि जो मस्टरीज है, जो पुलिस की जो सिक्योरिटी है, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। चाहे वो IT एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई भी आम आदमी हो, अगर उसे कोई धमकाता है, उसे जान से मरने का खतरा है, तो उसे सिक्योरिटी देनी चाहिए। इस हम लोग मांग करते हैं हमेशा सरकार से। मगर ये पॉलिसी अभी 2-4 महीनों में बनने वाली है। लेकिन उसमें भी अगर उसमें कोई गलतियाँ होती है या कोई इसका गलत यूज़ करता है, तो उस पर भी गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो IT एक्टिविस्ट हो या कोई भी हो। आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे टाइम ये जो मिनिस्टर्स या बिल्डर्स, उन लोग के पास पायलट व्हीकल है और जाते हैं, मतलब उन लोग ट्रैफिक सिग्नल एरियाज कोई भी कुछ भी नहीं देखते हैं एंड सीधा तोड़ देते हैं, ट्रैफिक रॉन्ग वे पे जाता है, उन लोग हटाते हैं फिजिकली, मतलब जो गाड़ी है हॉर्न करते करते। उन लोग अलाउड है ये करने के लिए? निश्चित तौर पर कोई भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आप जब रॉन्ग वे में जाते हो, जैसा मैं बता रहा हूँ कि मुंबई हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई थी ट्रैफिक की, और मुझे भी उस ट्रैफिक कमेटी में उन्होंने मेंबर बनाया था। तो मैंने एक मिनिस्टर की कंप्लेंट की थी। मैं नाम लेता नहीं किसी का, क्योंकि किसी की बदनामी करना हमारा कोई टारगेट नहीं है। तो मैंने DCP की मीटिंग में यही कहा कि वो जो बंदा है मिनिस्टर, वो रॉन्ग वे से जा रहा था और आपका अफसर उसके पीछे दौड़ रहा था, तो आप उस मंत्री के लिए ड्यूटी कर रहे हो या ट्रैफिक को हटाने के लिए कर रहे हो? तो उसके बाद उस कुर्ला साकीनाका घाटकोपर जो 3-4 इलाके हैं, उधर इंस्ट्रक्शन जारी हुए कि कोई भी मंत्री की गाड़ी के पीछे भागेगा नहीं, और जो भी ऐसा इलीगल एंट्री करता है तो एक्शन लीजिए। तो एक सुजाता पाटिल, आपने नाम सुना होगा, जो सीनियर PIB खेरवाड़ी में है, तो पहले वो माटुंगा में थी। तो उन्होंने एक राष्ट्रवादी के बहुत बड़े लीडर्स के खिलाफ एक्शन ली, फिर उसके खिलाफ बहुत सारे इश्यूज़ हुए। मगर राकेश मारिया और जो पहले के जो अफसर थे सत्यपाल सिंह, उन्होंने लेडी को सपोर्ट किया, क्योंकि जब भी इस तरह के आप एक्शन लेते हो, छोटा जो अफसर होता है तो उसे पॉलिटिकली प्रेशर हो जाता है। तो जब तक जो सिस्टम उसके साथ खड़ी नहीं होती है तो कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। क्योंकि अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ आपने, जैसा अभी परसों आपने पढ़ा होगा, चंद्रकांत पाटिल जो सहकार मंत्री है, उन्होंने अपने नेम प्लेट गलत तरीके से लगाए हैं। अगर आप लगाओगे तो आप पर तुरंत एक्शन होती है, आपकी गाड़ी को लोग तुरंत नोटिस जारी करते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यानी आज भी समाज में, चाहे वो पुलिस हो, ट्रैफिक हो, हमें देखने का दृष्टिकोण अलग है, मंत्री को देखने का नज़रिया अलग है। ये जब तक नहीं बदलेगा, फिर उसके लिए पब्लिक को भी उन अफसरों के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे भी एक महेश झगड़े नाम के अफसर थे, उन्होंने FDI में बहुत अच्छा काम किया, तो उन्हें उठा के फेंक दिया। जैसे अभी एक वी राधा नाम की जो एक अफसर थी, उन्हें उठा के सिडको में डाल दिया। एक जोशी नाम की मैडम है थाने में कलेक्टर, उन्हें भी हटाने की बात चल रही है। तो जो अच्छा काम करता है, जो रेवेन्यू लाने का काम करता है, तब कुछ मिनिस्टर उनके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जेबे में जाने वाला जो पैसा है वो सरकार की तिजोरी में जा सकता है, ऐसा उन्हें डर लगता है। तो उस वक्त उन लोगों पर एक्शन ली जाती है, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा सिस्टम का एक लूप होल है। उसे भी बदलने के लिए हमें और 10 से 15 साल लगेंगे, क्योंकि आज जो राजनीतिक पार्टियाँ आई है तो वो काफ़ी सालों के बाद सत्ता में आई है। उनके भी कुछ एजेंडा होता है, उनके कार्यकर्ताओं की कुछ ख्वाहिश होती है, उसे पूरा करते करते 5 साल चले जाते हैं। तो 5 साल के बाद देखेंगे क्या है वो लोग एक्शन ले सकते हैं। Everybody is looking at Hemant, you know, over here. No. Okay, आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है? फेसबुक, ट्विटर? मुझे तो ज़्यादा ट्विटर ही अच्छा लगता है, क्योंकि ट्विटर इज़ द बेस्ट। क्योंकि ट्विटर में वर्ड्स की एक लिमिटेशन है 140। फेसबुक में आदमी कुछ भी डाल देता है। क्योंकि फेसबुक भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उसमें भी मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं। ट्विटर में मेरे अभी 1200 फॉलोअर्स हैं। मगर ट्विटर से जो ट्वीट होती है उस पर काफ़ी सीरियसनेस हो जाता है। और आज मीडिया की जैसे टाइम्स नाउ, जी न्यूज़, मेधा पाटकर, कई लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो ट्विटर इज़ अ बेस्ट आज की तारीख में। फेसबुक भी अच्छा है, मतलब उसमें मैं कंपेयर नहीं करूँगा,
कि फेसबुक से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें ट्विटर की ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, लेकिन ट्विटर इज़ द बेस्ट मेरे हिसाब से फॉर फास्ट एक्शन। फॉर फैक्ट। समथिंग अबाउट योर फैमिली, आपका और मोदी जी का कॉमन है कि फैमिली में, इसलिए मेरे को लगता है आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो आप बताएंगे आपके फैमिली के बारे नहीं, में। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण्स में आते हैं और हम लोग में गोत्र कभी कुंडली बिल्ली कहीं देखी जाती है। मेरे जितने भी भाइयों की शादी हुई है तो आफ्टर 40 हुई है, मेरी भी 2-4 महीने 6 महीने में शादी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के कोई कि हम लोग उनके एजेंडे पर नहीं चलना है, लेकिन फैमिली जो बैकग्राउंड है, क्योंकि हम लोग बचपन से काफ़ी मतलब चीज़ों पर एक लिमिटेशंस है, किसी से बात भी करना तो हमें डर लगता है। तो जो घर की जो एक माहौल था पहले से, तो उससे हम लोग आज भी निकल नहीं पा रहे हैं। भले हम लोग डेयरिंग वाले काम कर रहे हैं, मगर जो एक संस्कार होते हैं कहीं ना कहीं तो आड़े आ जाते हैं कि कई बार माँ कहती है कि आप किसी से भी लव करके शादी कर लो, लेकिन वो हो नहीं सकता है क्योंकि आपके वो खून में होना चाहिए। तो कई बार वो कुछ लिमिटेशन से शादी करेंगे, तो आप सभी को हम लोग उसमें इन्वाइट भी करेंगे, कोई डाउट नहीं है। आपको तो स्टेडियम बुक करना पड़ेगा, 5000 फ्रेंड्स है आपका, तो आपको बुक करना पड़ेगा हम स्टेडियम। लोग सिर्फ 100 लोगों को बुलाएंगे जैसा आपने कार्यक्रम किया, इट इज़ द बेस्ट। ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता क्विक गन सैम। Yes. मैं एक सवाल पूछते हैं, आपको जी। एक आंसर देना पड़ेगा। ओके सर। बाल ठाकरे, जी, आपका रिस्पॉन्स। अच्छे लीडर थे और काफ़ी उन्होंने अपने तरीके से काम किया। उन पर कई सारे ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, उनके कुछ नेगेटिव भी रोल थे, मगर उनके पॉजिटिव रोल भी हम मुंबई का नहीं भूल सकते। ओके, मुंबई। मुंबई तो सबकी जान है और जो भी मुंबई में आता है तो मुंबई उनकी हो जाती है और वो मुंबई की हो जाती है। हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का हम सम्मान करते हैं, मगर इतना सम्मान नहीं करेंगे कि 70,000 में उन्हें प्लॉट दिया जाए। अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे और उनके जो न्यूज़ शो के कार्यक्रम से कई सारे इश्यूज़ पर फोकस होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो उस पर एक्शन लेती है। तो ऐसे जर्नलिस्ट की इस देश को, मुंबई को, राज्य को आवश्यकता है। फैंटास्टिक। आपका एडवाइस, ये सब ऑडियंस है यहाँ पे, हम लोग सब आर्म चेयर एक्टिविस्ट बोलते हैं, मतलब हम लोग चेयर में बैठ के बोलते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। आप उसके क्या राय दे सकते हैं? हम लोग भी क्या ये सब कर सकते हैं? निश्चित तौर पर सभी लोग कर सकते हैं और किसी को दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ में हूँ, क्योंकि मैं भी अभी आपका मेंबर बन चुका हूँ। और मेरा तो एक आपसे एक अनुरोध है कि हर एक व्यक्ति ने एक RTI अपने जीवन में ज़रूर एप्लीकेशन करना चाहिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ RTI। RTI क्या है? चाहे आपका कोई भी इश्यू हो, चाहे आपके बगल के गार्डन का इश्यू हो, चाहे आपके कोई बिल्डिंग का, सोसाइटी का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है उसका इश्यू हो, हर एक व्यक्ति ने अगर एक RTI अपने जीवन में एप्लीकेशन किया तो आपको RTI क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उससे आपको जानकारी मिलेगी। और कुछ भी दिक्कत हो तो मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा करप्शन BMC में है कि स्टेट गवर्नमेंट में? नहीं, मैं किसी मतलब एजेंसी का नाम नहीं लूँगा, हर एक व्यक्ति में करप्शन है, क्योंकि चाहे BMC हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पर काम करने वाला इंसान है। इंसान की जो लालसा है, उसका जो लालच है, जैसे टॉल्स्टॉय की एक स्टोरी थी कि एक व्यक्ति को कहा कि आप शाम तक जाइए और जितना आप दौड़ेंगे उतनी ज़मीन आपको मिलेगी। वो व्यक्ति इतना दौड़ा कि मर गया, जबकि अपने को 3.5 फुट या 4 फुट की आवश्यकता होती है, चाहे वो मरने के बाद दफनाना हो या जलाना हो। तो कहीं ना कहीं तो लालच जो चीज़ है वो जब तक हम अपने देश के लोगों के भीतर से नहीं निकलते हैं, क्योंकि आपको सेवा करनी है। अगर मैं BMC का एम्प्लॉय हूँ, मुझे 20,000, 30,000, 40,000 सैलरी मिलती है, तो मैं उस सेवा के लिए पैसा ले रहा हूँ, तो आपको सेवा देनी चाहिए। जब तक ये भावना लोगों में नहीं आती और लालच जब तक नहीं जाता है, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच अनिल जी Sir, thank for you. your थैंक यू।